दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों की ज़बरदस्त बारिश, सायरन की आवाज़ों से थर्रा उठा पूरा शहर, जान बचाने के लिए शेल्टर्स की तरफ भागे लोग, खौफजदा नेतन्याहू ने तबाही की खबरों पर लगा दी सख्त पाबंदी। हिजबुल्लाह के इसराइल के हाइफा शहर पर सबसे बड़ा हमला, फज्र रॉकेटों से इसराइल के काफ़ी अंदर तक मचाई तबाही, किरियत शमोना में आयरन डोम हुआ बेबस। डोनाल्ड ट्रंप कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट करने से हटे पीछे, क्या व्हाइट हाउस को हार का सता रहा है डर? कुवैत बॉर्डर पर ईरानी हमले में 2 अफसरों की मौत, अमरीकी फौजियों के ठिकाने वाले टावर पर लगी जबरदस्त आग, ईरान और कुवैत के बीच रिश्ते हो सकते हैं खराब। 6 अमरीकी फौजियों के ताबूत पहुंचे डोवर एयरबेस, ट्रंप और मिलेनिया ट्रंप ने नम आंखों से दी विदाई। तेहरान की सड़कों और सीवर में बह रही आग की नदी, अमेरिका इसराइल के हमले में ऑयल डिपो तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाया भारी नुकसान। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान की सख्त वार्निंग, कहा ईरान में खाना जंगी भड़काना होगी ऐतिहासिक गलती। क्या अमेरिका को वार्निंग दे रहा है तुर्की? रियाद पर ड्रोन हमले की कोशिश हुई नाकाम, सऊदी अरब की फौज ने हवा में ही ढेर कर दिए सुसाइड ड्रोन। और वेस्ट बैंक में सेटलर्स का खौफनाक हमला, फायरिंग से 2 फलस्तीनियों की मौत। ये थी महज कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें कम से कम 25 होंगी। शुरुआत करते हैं तस्वीरों के साथ। तेल अवीव में कल रात ईरान की तरफ से मिसाइलों की ज़बरदस्त बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में धमाकों की गूंज सुनाई दी। इसराइली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन कुछ जगहों पर भारी नुकसान की खबरें भी आईं। इसराइली और वेस्टर्न मीडिया ने भले ही इसे मामूली दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन हकीकत में सायरन की आवाज़ों से पूरा शहर थर्रा उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स की तरफ भागे और अब इसराइली फ़ौज ने ईरान को सख्त जवाब देने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। लेकिन ईरान हर हमले के बाद उससे भी बड़ा हमला करके इसराइल को दहलाए जा रहा है। आज खबरें इतनी ही छोटी होंगी, छोटी छोटी कई खबरें होंगी। आगे बढ़ते हैं। ईरानी क्लस्टर मिसाइलें इसराइल में जमकर तबाही मचा रही हैं। यही वजह है कि इसराइल के अंदर इस वक्त खबरों पर ज़बरदस्त पाबंदी लगा दी गई है और पुलिस किसी को भी नुकसान वाली जगहों की वीडियो बनाने नहीं दे रही। कई विदेशी जर्नलिस्ट को तो लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही हिरासत में लेने की खबर है, ताकि दुनिया के सामने इसराइल की तबाही का असली मंजर ना आ सके। साफ है कि फादरलैंड वाला नेतन्याहू डरा हुआ है। इसराइली सरकार ने साफ कर दिया है कि मिसाइल हमलों वाली जगह की फुटेज दिखाना दुश्मन की मदद माना जाएगा और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के साथ ये दावा तस्नीम न्यूज़ की तरफ से 8 मार्च की सुबह सामने आया है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने 7 और 8 मार्च की रात इसराइल के हाइफा की तरफ एक के बाद एक रॉकेटों की बारिश की, जिसमें बहुत कम वक्त के अंदर भारी तादाद में रॉकेट दागे गए। शुरुआती खबरों के मुताबिक ये फज्र टाइप के लंबी दूरी वाले रॉकेट थे, जो इसराइल के काफ़ी अंदर तक मार करने की ताकत रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कल दिन भर में कई हमले किए, जो इस जंग के शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला माना गया। इंटरनेट पर वायरल वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि इसराइली एयर डिफेंस ने भी किरियत शमोना सेटलमेंट के पास से दर्जनों इंटरसेप्टर मिसाइलें दागकर इन रॉकेटों को रोकने की भरपूर कोशिश की। हालांकि हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट रोके नहीं जा सके। आज सुबह होते ही ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के आसमान को फिर से दहला दिया और कब्जा किए गए फ़लस्तीनी इलाकों में कई शहरों में तबाही मचाई। सोशल मीडिया पर आए वीडियोज़ में साफ दिखा कि दर्जनों मिसाइलें इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आराम से गुजर गईं और उन्हें बीच में रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। इस हमले के दौरान आयरन डोम पूरी तरह खामोश नजर आया, जिससे साफ हो गया है कि ईरान की एडवांस्ड मिसाइलों ने दुश्मन के सिक्योरिटी घेरे को पूरी तरह से तोड़ दिया है। एक सवाल ये भी उठ सकता है, क्या आयरन डोम के इंटरसेप्टर्स हल्के हल्के ख़त्म हो रहे हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले बयान से यू टर्न लेते हुए साफ कर दिया है कि वो नहीं चाहते कि कुर्द लड़ाके ईरान के खिलाफ किसी तरह के हमले की शुरुआत करें। एयरफोर्स 1 में रिपोर्टर से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम कुर्दों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये जंग और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाए। दिलचस्प बात यह है कि अभी इसी जुमेरात को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के खिलाफ जारी इस जंग में कुर्द लड़ाकों के हमलों का पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब ट्रंप के इस अचानक बदले हुए रुख ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि पहले वो अमेरिका और इसराइल की मदद के लिए कुर्दों को आगे
کرنے کی وکالت کر رہے تھے اور اب اسے ممکن نہیں مان رہے۔ کیا ٹرمپ کو کسی بھی ذریعے سے ایران میں جیت مشکل نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے۔ یہ سوال اس لیے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ ٹرمپ ایک کے بعد ایک یو ٹرن لے رہے ہیں، لیکن کیا اس میں ایک ترکی کا بیان بھی جوڑا جا سکتا ہے جس میں ایران میں خانہ جنگی کو لے کر ایک سخت وارننگ دی گئی ہے؟ مانا جا رہا ہے اس کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے۔ آگے وہ بیان بھی سنیں گے۔ کویت سے آئی ایک خطرناک خبر سن لیجئے۔ ایران اور کویت کے بیچ ٹینشن بڑھ سکتی ہے۔ کویت کے بارڈر پر ایران کی طرف سے ایک بڑا حملہ ہوا جس میں ڈیوٹی پر تعینات 2 افسروں کی جان چلی گئی۔ یہ ایران کے لیے مشکل پیدا کرنے والی خبر ہو سکتی ہے۔ کویت کے ایک اونچے ٹاور میں بھی ڈرون گرنے کی وجہ سے بھیانک آگ لگ گئی، جس کی ڈراؤنی تصویریں اور ویڈیو اب سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ٹاور میں امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد پورے کویت میں ہائی الرٹ ہے اور حالات کافی ٹینس ہو گئے ہیں۔ کویت کی ہوم منسٹری نے صاف کر دیا ہے کہ اپنی زمین پر ایسے حملوں کا وہ سخت جواب دیں گے۔ یہ سخت جواب کیا ہوگا؟ کیا کویت اور ایران کے بیچ ٹینشن بڑھ سکتی ہے؟ کہہ نہیں سکتے۔ لبنانی کیپٹل بیروت کے جنوبی علاقوں پر آج صبح اسرائیلی فوج نے انتہائی خوفناک بمباری کی جس سے پورا علاقہ دہل اٹھا۔ اس حملے کے بعد وہاں اتنی زبردست آگ لگی کہ دھوئیں کے کالے غبار نے بڑے حصوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ ملبے کے نیچے سے اٹھتی آگ اور دھوئیں کی وجہ سے دور دور تک کچھ بھی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس حملے نے رہائشی علاقوں میں بھاری تباہی مچائی اور پورے بیروت میں افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری کے دوران کویت میں مارے گئے 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ کے ڈوور ایئر فورس بیس پر پہنچ گئی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہنچ کر مارے گئے فوجیوں کو سلامی دی اور ان کے گھر والوں سے ملاقات کی۔ یہ سبھی فوجی کویت کے شعیبہ پورٹ پر ہوئے ایرانی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، جو اس جنگ کی شروعات کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا امریکی نقصان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایک پولیٹیکل ایکسپرٹ کیون شراف نے اس بات پر بڑا سوال اٹھایا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر جو حملے کیے ان کا اصلی مقصد کیا ہے۔ انہوں نے بحث چھیڑ دی ہے کہ یہ حملے اسرائیل کو بچانے کے لیے کیے گئے یا ان میں واقعی امریکہ کا اپنا کوئی فائدہ ہے۔ شراف کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے بتائی جانے والی باتوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہے اور ان حملوں کے پیچھے کے اصلی ارادے اب تک چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کی حکومت سے کبھی سچ پتہ نہیں چل سکتا۔ ایرانی جوڈیشری کے چیف غلام حسین محسنی ایجائی نے ایک کڑا رخ اپناتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تہران یعنی ایران ان پڑوسی ملکوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا جو دشمنوں کو اپنی زمین استعمال کرنے دے رہے ہیں۔ ایرانی حکومت اور ایرانی جوڈیشری کے بیچ یہ دو پھاڑ نظر آ رہا ہے، کیونکہ صدر تو معافی مانگ رہے ہیں، کل ہی انہوں نے معافی مانگی اور ان کے بیان کے بعد جوڈیشری کہہ رہی کہ ہم حملے جاری رکھیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فوج کے پاس ایسے پختہ ثبوت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ علاقے کے کچھ ملک کھلے عام یا گپ چپ طریقے سے اپنی سرزمین دشمن کے حوالے کر چکے ہیں جہاں سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ محسن ایجائی نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ ان ٹھکانوں پر انتہائی زبردست حملے جاری رہیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محسن ایجائی کا یہ بیان مسعود پزشکیان کی اس معافی کے ٹھیک بعد آیا جس میں انہوں نے پڑوسی ملکوں پر ہوئے حملوں کے لیے افسوس ظاہر کیا تھا اور معافی مانگی تھی۔ جوڈیشری چیف کے استعفے نے ایرانی حکومت کے اندرونی اختلافات کو بھی اجاگر کر دیا ہے، کیونکہ جہاں صدر ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں وہیں ہارڈ لائنر لیڈرشپ اب بھی پڑوسی ملکوں میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے پر اڑی ہوئی ہے۔ اس جنگ میں پہلی بار ایران کے تیل کے ٹھکانوں پر سیدھا اور بڑا حملہ ہوا ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر تہران کے ایک بڑے آئل ڈپو کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد ڈپو سے بھاری تعداد میں تیل بہہ کر سڑکوں اور سیور لائنوں میں پھیل گیا جس نے کچھ ہی دیر میں بھیانک آگ پکڑ لی۔ اس کی وجہ سے تہران کے ہائی وے پر آگ کی اونچی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور دور دور تک صرف شعلے ہی نظر آئے۔ اس حملے نے ایران کے انفراسٹرکچر کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اب تہران کی سڑکوں پر بس تباہی کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے صاف کر دیا ہے کہ امریکہ اور اس کے ساتھی ایران کے ٹکڑے کرنے کی اپنی سازش میں پوری طرح سے فیل ہو چکے ہیں۔ ایک انٹرویو میں لاریجانی نے کہا کہ دشمن کا اصلی مقصد ایران میں افراتفری پھیلا کر اسے حصوں میں بانٹنا تھا، لیکن لوگوں کی ایکتا اور ملک کے مضبوط مینجمنٹ نے ان ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔
लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को भी बकवास बताया जिनमें ईरान के टूटने की बातें कही जा रही थी। उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि जो लोग ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल कर रहे हैं उन्हें यहाँ की ज़मीनी हकीकत का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने ईरान के अंदर सिविल वॉर शुरू करने की साजिशों पर सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान में हुकूमत बदलने के लिए वहाँ के लोगों को आपस में लड़ाना एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल गलती होगी। इस्तांबुल में मीडिया से बात करते हुए हकान फिदान ने कहा कि तुर्की उन तमाम प्लान्स के खिलाफ है जो ईरान में मजहबी या नस्ली तौर पर दरार पैदा करना चाहते हैं। तुर्की ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा कि पड़ोसी मुल्क में खाना जंगी यानी सिविल वॉर भड़काना सबसे ख़तरनाक मंजर होगा। हालांकि उन्होंने ईरान को भी आगाह किया कि इसी हफ्ते ईरान की तरफ से तुर्की की तरफ दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को नेटो ने बीच में ही तबाह कर दिया था। तुर्की ने ईरान से आगे एहतियात बरतने को कहा है। ईरानी फ़ौज के खात्मुल अंबिया हेडक्वार्टर ने अमेरिका को लगी चोट का ताज़ा हिसाब जारी किया है और बहुत बड़ा दावा किया है। हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 200 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, वो भी पिछले 24 घंटों में। इसमें बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के 21 अफसरों की मौत और अल-धफ्रा बेस पर 200 के करीब फ़ौजियों को नुकसान पहुँचने की बात कही गई है। ये ईरान का दावा है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में एक अमरीकी तेल टैंकर जहाज़ को भी निशाना बनाया गया, जिससे ट्रंप की मुश्किलों में और इजाफा हो गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने साफ कर दिया है कि उनकी फ़ौज अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ कम से कम 6 महीने तक इसी रफ्तार से इंतहाई तबाही खेज़ जंग लड़ने के लिए पूरी ताकत रखती है। IRGC के स्पोक्सपर्सन अली मोहम्मद नाइनी ने फार्स न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए बताया कि उनके पास हथियारों और हौसले की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने पूरे इलाके में फैले अमरीकी और इसराइली ठिकानों पर 200 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया है। इस बयान ने साफ कर दिया है कि ईरान लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और पीछे हटने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। लेबनानी कैपिटल बेरूत के एक होटल पर हुए इसराइली हवाई हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद IDF ने साफ किया कि उसने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के अहम कमांडरों को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ये कुद्स फोर्स की लेबनान कोर के वो मेंबर थे जो लेबनानी सरजमी से इसराइल और उसके सिटीजन्स के खिलाफ बड़े हमलों की साजिश रच रहे थे। इस हमले ने बेरूत के रिहायशी इलाके में ज़बरदस्त खौफ पैदा कर दिया और होटल का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इतवार को ऐलान किया कि रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर पर होने वाले एक बड़े ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ने एक्स पर जानकारी दी कि रियाद की तरफ आ रहे एक सुसाइड ड्रोन को निशाने पर पहुंचने से पहले ही हवा में ढेर कर दिया गया, जिससे किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की फ़ौज ने बताया कि इतवार को कुल 8 ड्रोन किंगडम के एयर स्पेस में दाखिल हुए थे, जिन्हें इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया गया। इनमें से 3 ड्रोन्स रियाद शहर के पास मार गिराए गए, जबकि कुछ ड्रोन रियाद के ईस्टर्न हिस्से में ढेर किए गए। इस बड़ी कामयाबी के बाद सऊदी अरब के अहम ठिकानों पर सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए एक सवाल छोड़ जाऊँगा। पिछले 8 दिन से अरब ममालिक पर हमले जारी हैं और किसी भी अरब ममालिक ने अब तक ईरान पर हमला नहीं किया है। सोचिएगा, ऐसा क्यों हो रहा है? जो ईरान कर रहा है, क्या उसमें अरब ममालिक का भी फ़ायदा है? सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक खबर मिडिल ईस्ट से बाहर की लेते हैं। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में मौजूद अमरीकी एम्बेसी पर इतवार की सुबह एक ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। नॉर्वे की पुलिस के मुताबिक इस धमाके से एम्बेसी की बिल्डिंग को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। धमाके के वक्त वहां से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि सड़क पर धुएं की बहुत मोटी चादर फैल गई थी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब धमाका बड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और वो अब भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। बात फ़िलिस्तीन की। वेस्ट बैंक के रमल्ला के पास अबू फलाह गांव में कल रात सेटलर्स ने एक और खौफनाक हमला किया, जिसमें 2 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस खबर को कंफर्म करते हुए बताया है कि हथियारबंद सेटलर्स ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले के बाद पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई है, तनाव बढ़ गया है और लोग अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। वेस्ट बैंक में लगातार होते ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिससे वहाँ के हालात हर गुजरते दिन के साथ और भी ज़्यादा
ख़राब होते जा रहे हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरें जो मैंने फटाफट अंदाज में आपके सामने रख दी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें कम से कम वक्त में मिल सकें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर आपने अब तक अपना ये चैनल आज़ाद बोल इंडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। ये दोनों रिक्वेस्ट तो मैं ना के बराबर करता हूँ, आज कर रहा हूँ ताकि आप इसे फैलाएं, इस मेहनत को। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।